नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए फिर से शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रीशियन एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट। परिपथ में कुल संधारिता की गणना कीजिए। दोस्तों इसमें 3 कैपेसिटर ये जुड़े हुए हैं, 30 माइक्रोफैराड के, 10 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड के सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं आपको पहले फार्मूला बता देता हूँ। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों। तो आप इसका यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। 6 माइक्रोफैराड आएगा। जब आप 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30 करेंगे तो करेक्ट आंसर 6 माइक्रोफैराड आएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। संधारिता की इकाई क्या है। ऑप्शन ए है महो, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी है फैराड, ऑप्शन डी है कूलाम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी होगा, फैराड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ ए कैपेसिटर दैट रिक्वायर्स 0.5 कूलाम टू चार्ज 235 वोल्ट। एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। दोस्तों इसका फार्मूला होता है Q बराबर CV। Q बराबर CV इसका फार्मूला होता है। इसका यूज करके आप निकाल सकते हो C बराबर Q/V। इस फार्मूले से आप इसको कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा 0.014 फैराड। आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज। संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए है प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, ऑप्शन बी प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, ऑप्शन सी है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, ऑप्शन डी है उच्च परावैद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका आंसर। मैं आपको इसका एक फार्मूला बता देता हूँ। C बराबर एप्सिलॉन A/D। डी यहाँ पे प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होती है। जब आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस का मान घट जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज विच इज़ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। निम्न में से परावैद्युत पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है एयर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी वाटर और ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो इसका करेक्ट आंसर है वाटर। दोस्तों मैं इसमें और आपको बता दूं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे होते हैं इसी तरह से फेरोमैग्नेटिक होता है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मटेरियल आपका फेरोमैग्नेटिक होता है। उसके बाद फिर उससे कम पैरामैग्नेटिक होता है और डायमैग्नेटिक सबसे कम मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। इनमें मैग्नेटिज्म सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है कुंडली की लंबाई, ऑप्शन बी है धारा की दिशा, ऑप्शन सी है धारा की शक्ति, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धारा की दिशा। धारा की दिशा आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसकी पोलैरिटी को प्रभावित करती है और ये फैराडेज के नियम के अकॉर्डिंग ये होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, देखिए दोस्तों, इसमें लिखा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ MMF यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इसका इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए दिया है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर टर्न, ऑप्शन डी है एम्पियर पर टर्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एम्पियर टर्न। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है एमएमएफ बराबर होता है NI। एन जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न होता है और आई वहाँ पे करंट होता है। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। दिया हुआ है
यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2, L3 श्रृंखला में जुड़े हों तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा। तो दोस्तों जैसे मैंने कैपेसिटेंस का भी कुछ देर पहले आपको बताया, उसी तरह से इंडक्टेंस का होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला अगर सीरीज में जुड़े हैं तो L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाता है सीरीज में। तो यहाँ पे सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। LT यानी कि टोटल इंडक्टेंस LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ परमियंस। परमियंस की इकाई क्या होगी। ऑप्शन ए है एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी वेबर पर एम्पियर टर्न, ऑप्शन सी है एम्पियर टर्न पर वेबर, ऑप्शन डी है वेबर पर स्क्वायर मीटर इस मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेबर पर एम्पियर टर्न। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। विच रूल इज़ अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड कॉइल। यानी कि परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्क स्क्रू नियम, दूसरा है दाहिने हाथ की हथेली का नियम जिसको राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका बी है, राइट हैंड पाम रूल। इसके द्वारा हम परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को खोजने के लिए यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर सर्किट। श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। तो दोस्तों इसमें डायग्राम में दिख रहा है जैसा कि 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड इसमें दिख रहा है। मैंने इसका पहले भी आपको सूत्र बताया है, उसके हिसाब से इसकी गणना आप कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका सही फार्मूला जो आएगा वो है 40 माइक्रोफैराड, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, काफ़ी इसमें थ्योरेटिकल चीज़ लिखी हुई है। मैं आपको हिंदी में इसको पढ़ के बताता हूँ। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि कौन कौन से प्रिकॉशन हमको बरतने हैं जब हम सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ते हैं। ऑप्शन ए दिया सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए। ऑप्शन बी है इसमें देखिए प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। ऑप्शन सी है कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के निम्नतम मान से कम होना चाहिए। ऑप्शन डी है प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने थे, मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि प्रत्येक कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये चीज़ तब ध्यान देने वाली है जब आप कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ रहे होते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये यहाँ पे दिया हुआ है। विच मटेरियल इज़ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था, अभी कुछ देर पहले डायमैग्नेटिक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो मैंने बताया था पैरामैग्नेटिक भी होता है और फेरोमैग्नेटिक भी होता है। और यहाँ पे पूछा गया पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन ए है क्लीट वायरिंग, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है बिस्मथ, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी है कॉपर। कॉपर एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे हैं, इसमें BH कर दिया हुआ है। BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए।
ये दोस्तों बी एच कर्व दिया है, इसमें यहाँ पे ये एच है एक्सिस, ये यहाँ पे वी एक्सिस होता है, इसलिए वी एच कर्व है। तो यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन कि इसमें जो एक्स है उस पॉइंट का क्या नाम होता है। ये दोस्तों यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, ये एक्स। ऑप्शन ए है कॉर्सिविटी, ऑप्शन बी है सैचुरेशन पॉइंट, ऑप्शन सी है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और ऑप्शन डी है रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें ए है कॉर्सिविटी। ये जो डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है ये हमारा कॉर्सिविटी है, एक्स है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, व्हाट इज़ द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। यानी कि पूछा गया है कि जिस तरह से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में चालकता होती है, अगर मैग्नेटिक सर्किट है तो वो किसके समान होगा, एनालॉगी किसके होगा। ऑप्शन ए दिया गया है रिलेक्टिविटी, ऑप्शन बी दिया है परमिएंस और ऑप्शन सी दिया है रिलक्टेंस और ऑप्शन डी दिया है परमीबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें परमिएंस। परमिएंस एनालॉगी है कंडक्टेंस का। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में परमिएंस होता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये दिया हुआ है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है। ऑप्शन है इसमें वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी वेबर पर मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर टर्न पर वेबर और ऑप्शन डी है एम्पियर टर्न पर मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, एम्पियर टर्न पर वेबर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, विच इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशंस ऑफ कैपेसिटेंस C if the electric charge is Q and the voltage is V। तो इसका मैंने आपको फार्मूला पहले भी बताया है आपको इसका, जैसा कि करेक्ट आंसर है ए, करेक्ट आंसर है इसमें से C बराबर Q/V, क्योंकि मैंने आपको बताया था Q बराबर होता है CV, तो C बराबर हो जाएगा Q/V। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप एक विद्युत चुम्बक की खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ए है क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएं, ऑप्शन बी है कुंडली में करंट को कम करें, ऑप्शन सी है कुंडली में घुमावों की संख्या कम करें, ऑप्शन डी है पदार्थ के बीएच कर्व को बढ़ाएं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए, क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएं, इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी। इससे आप उसके खींचने की ताकत को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, विच डिफाइंस द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। यानी कि फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है हिस्टैरिसीस, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन डी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस हमेशा यह दर्शाता है कि फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन सराउंडिंग मेटल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए हिस्टैरिसीस, ऑप्शन बी स्किन इफेक्ट, ऑप्शन सी
एडी करंट। ऑप्शन डी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एडी करंट। अगर चुंबकीय क्षेत्र के आसपास कोई धातु रखी होती है तो उसमें एडी करंट जनरेट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये दिया हुआ है, इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर्स आर यूज्ड। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन ए है टीवी ट्यूनर। अगले ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन बी है ऑसिलेटर यानी कि दोलक। ऑप्शन सी है ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी लाउड स्पीकर। ऑप्शन डी है रेडियो रिसीवर। तो इसका करेक्ट आंसर है रेडियो रिसीवर। डी ऑप्शन करेक्ट है। रेडियो रिसीवर में हम एयर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये देखिए, व्हाट will happen if the polarized electrolytic capacitor is reversely connected। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र विपरीत दिशा से जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा। ऑप्शन ए नो इफेक्ट ऑन कैपेसिटर। ऑप्शन बी एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेसिव हीट। ऑप्शन सी है करंट इज रिड्यूस इन द सर्किट यानी परिपथ में धारा कम हो जाएगी। ऑप्शन डी है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंट विल इंक्रीज्ड, संधारित्रता का मान बढ़ाया जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट, एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेसिव हीट। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये दिया हुआ है, विच इज़ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑप्शन ए है लकड़ी। ऑप्शन बी निकल। ऑप्शन सी है प्लेटिनम और ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो इसका करेक्ट आंसर है वुड, लकड़ी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटाइज उसमें बहुत ज़्यादा होती है। फिर पैरामैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक में मैग्नेटाइजेशन पावर नहीं होती, वो मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए है टेस्ला। ऑप्शन बी है वेबर। ऑप्शन सी है वेबर पर मीटर और ऑप्शन डी है एम्पियर टर्न। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एसआई इकाई टेस्ला होती है। इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बी से लिखते हैं और इसकी इकाई टेस्ला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। देखिए, व्हाट इंडिकेट्स द शेप ऑफ ए बीएच कर्व ऑफ मटेरियल। पदार्थ का बीएच कर्व के आकार क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है पदार्थ का रिलक्टेंस। ऑप्शन बी पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता। ऑप्शन सी है पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। ऑप्शन डी चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना यानी कि पुलिंग पावर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल, क्योंकि उसमें जो हिस्टैरिसीस लूप होता है उसमें रिटेंटिविटी, कॉर्सिविटी और मैग्नेटिक कर्व का वो उसका थिकनेस दिखाता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है हिस्टैरिसीस लूप। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडी करंट। कौन सा विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए है वोल्टेज। ऑप्शन बी धारा। ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी और ऑप्शन डी है प्रतिरोध। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भंवर धारा के। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 विच इज़ द कॉज फॉर चेंजिंग द परमिबिलिटी।
परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? लेंथ, फ्लक्स घनत्व, क्षेत्र तीव्रता या मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लक्स डेंसिटी, बी ऑप्शन करेक्ट है। फ्लक्स डेंसिटी इसका रीजन होता है जिसकी वजह से परमेबिलिटी चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज़ यूज फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक। किस प्रकार के संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक के लिए उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए है प्लास्टिक फिल्म टाइप, ऑप्शन बी सिरेमिक डिस्क टाइप, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलिटिक एल्यूमिनियम टाइप और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोलिटिक टैंटलम टाइप। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंटलम प्रकार के कैपेसिटर अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ किए जाते हैं। अब 29 क्वेश्चन पे आते हैं। 29th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इफ ओपन सर्किट फॉल्ट अकर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, ए है ये कार्य नहीं करेगा, ऑप्शन बी है ये एक बार में फट जाएगा, ऑप्शन सी है ये लीक हो जाएगा, ऑप्शन डी है यह सामान्य रूप से कार्य करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है इट विल नॉट फंक्शन, ये कार्य नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द चेंज इन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट आर डिक्रीज इन द कैपेसिटर। दोस्तों इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्या फार्मूला होता है, C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन डी। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कैपेसिटर के जो प्लेट्स होती हैं उनकी डिस्टेंस कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 0 हो जाएगा यानी बिकम 0, ऑप्शन बी रिमेन सेम, ऑप्शन सी है डिक्रीज और ऑप्शन डी है इंक्रीज। तो दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम डी को कम करेंगे, यानी कि एप्सिलॉन ए अपॉन डी इसका फार्मूला होता है। जब डी कम करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? ये एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो दिखाता है कि इसमें क्या दर्शाया गया है। ऑप्शन ए है दिशीय विशेषता डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी इंडक्शन प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी सैचुरेशन प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी है पोल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। दोस्तों इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, एक चुंबक को लटकाया गया है, वो नॉर्थ और साउथ की दिशा में दिख रहा है। इसमें क्या दिखाया गया है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ये है, विच इज़ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एयर, स्टील, ग्लास एंड वाटर। तो इससे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एयर, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज यूज टू मेक कॉमर्शियल पर्पज परमानेंट मैग्नेट। कॉमर्शियल पर्पज से परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सी विधि इस्तेमाल होती है? इंडक्शन मेथड, सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड या डिवाइडेड टच मेथड। ये चारों मेथड हैं आपके, कैसे हम मैग्नेट को बनाते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाया जाता है तो यहाँ पे इंडक्शन मेथड इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। जब भी हम कॉमर्शियल पर्पज से मैग्नेट बनाते हैं तो वहाँ पे इंडक्शन मेथड यूज होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन द टर्न इंक्रीज। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है? इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी बिकम 0 और ऑप्शन डी रिमेन सेम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए इंक्रीज। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 35 क्वेश्चन।
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन कैपेसिटर? ऑप्शन ए संधारिता की ताकत बढ़ाता है, ऑप्शन बी है प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, ऑप्शन सी है प्लेटों के बीच लघुपथन से बचाता है, या ऑप्शन डी संधारित्र में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी होगा, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर? संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? एरिया ऑफ प्लेट, शेप ऑफ प्लेट, मटेरियल ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एरिया ऑफ प्लेट, प्लेटों का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 37, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर आर यूज इन आरएफ कपलिंग सर्किट? आरएफ कपलिंग सर्किट में किस तरह का संधारित्र इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए है टैंटलम, ऑप्शन बी है मोनोलिथिक, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलिटिक, और ऑप्शन डी है मेटलाइज्ड पॉली प्रोपिलीन। तो इसमें से करेक्ट आंसर है मोनोलिथिक, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका आरएफ कपलिंग सर्किट के में मोनोलिथिक कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी नए लोग हों तो सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।